नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। इजराइल अपने सारे के सारे दुश्मनों को एक एक करके मारता जा रहा है और वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जी रहा है और दूसरों को एक तरीके से देखे तो विश्व की शांति के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे आतंकवादियों को मारा जा रहा है। अब हिजबुल्लाह चीफ को मारे जाने के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि यूक्रेन और रशिया के वॉर स्टार्ट होने के बाद भी बातें कही जा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अगर वार स्टार्ट होगा थर्ड वर्ल्ड वार तो वो होगा रशिया यूक्रेन वार से या न्यूक्लियर वार होगा। इसका थर्ड वर्ल्ड वार से कोई कनेक्शन नहीं है। और खैर, हम इसी की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वार की बात क्यों करें। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है, इससे पहले हमास के चीफ को मारा था, तो भारत ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, भारत ने तो कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि हमारे पैलेस्टाइन से अच्छे रिलेशन है, हमारे बाकी मुस्लिम कंट्री से अच्छे रिलेशन है। लेकिन किसी भी तरीके से ना तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, ना हम हमास को सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी लेबनान में विजिट किए थे, एक उनकी सोलो विजिट थी। उससे पहले पीएम मोदी इसराइल भी विजिट किए थे। जब इसराइल विजिट किए तो लेबनान के प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर बुलाया था, और जब लेबनान विजिट किए तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया था। अभी यूएन के अंदर पीएम मोदी गए थे और वहां पे लेबनीज प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, या प्रेसिडेंट जो भी उनका उनसे मिले और पीस की बात की। लेकिन वो कभी ना तो हमास के लीडरों से मिले, ना हिजबुल्ला से। और वर्ल्ड पीस को अगर खतरा है तो वो खतरा इन मिलिटेंट से, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे आपके हूती रेबल्स हो, चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट हो। वर्ल्ड को खतरा तो यही लोग डाल रहे हैं। लेकिन हम, और ये जो वार हो रहा है इसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऑयल डिस्टर्ब हो सकता है, ट्रेड डिस्टर्ब हो सकती है, और कहीं पे लड़ाई हो पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट करता ही पूरे वर्ल्ड के ऊपर। आप देखिए, जब इसराइल और रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तो ऑयल महंगा हो गया, छोटी छोटी कंट्री डिस्टर्ब हो गई। तो इस वार से भी ऑयल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल की ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया सर्वाइव करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है, प्रोग्राम्स है, वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से चलते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे गल्फ से बहुत सी चीजें मंगाते हैं। अगर यहाँ पे और ज्यादा वार स्ट्रॉन्ग तेज हो गया, यानी कि ईरान बीच में कूद गया, तो हम तेल कहीं और से मंगा लेंगे, वेनेजुएला से कर लेंगे, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री या अफ्रीका से भी कर लेंगे। अभी पीएम मोदी ब्रुनई गए थे, ब्रुनई से एक डीलिंग की उन्होंने कि हम आपसे गैस लेना चाहते हैं, गैस वहां से ले लेंगे। तो इंडिया अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और ढूंढेंगे भी, हमें तो ढूंढना भी है। लेकिन इस वार का जिस तरीके से वहां पे इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, कुछ लोग कहते हैं लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोई मुस्लिम कंट्री तो बीच में आएगी नहीं। कोई मुस्लिम कंट्री लड़ सकती है इस टाइम इसराइल से, क्योंकि इसराइल को यूएस की सपोर्ट है और यूएस के वारशिप वहां खड़े हैं। ईरान की भी हिम्मत नहीं हो रही यूएस पे अटैक करने की, और ईरान इस टाइम पे घबराया हुआ। पहले तो उनकी जो प्रेसिडेंट राइसी, उनकी डेथ हो गई। अब ये भी आशंका लोग उठा रहे हैं कि राइसी को क्या इसराइल ने मारा है, क्योंकि वहां पे 3 प्लेन हेलीकॉप्टर थे जो अजरबैजान से होके आ रहे थे, क्योंकि रईसी वहां गए थे प्रोग्राम पे, वापस आए तो उनके इनका हेलीकॉप्टर को एक्सीडेंट हो गया। बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर थे जो इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ उनका। तो ये आशंका है कि या क्या ये टारगेटेड अटैक था रईसी के हेलीकॉप्टर के ऊपर, क्योंकि राइसी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे इसराइल के खिलाफ। और अब जो, और उसके बाद यहाँ पे जो हमास का लीडर ईरान के अंदर मारा गया, उसको टर्की में मार सकता था इसराइल, लेकिन वहां इसलिए नहीं किया कि वो टर्की से लड़ना नहीं चाहता था। और ईरान के अंदर मारा तो ईरान ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमसे अटैक करूंगा। और वो हिजबुल्लाह को तैयार कर रहा था कि तैयार हो जाओ और इस पर अटैक करो, क्योंकि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब क्या था कि जिस जैसे उन्होंने हमास के लीडर को मारा, अब इसराइल को पता था कि जो हिजबुल्लाह है उनके ऊपर अटैक करेगा और ईरान उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ईरान डायरेक्टली तो लड़ना ही चाहता। तो इनकी एक मीटिंग होनी थी, और इसराइल के मोसाद को पता चल गया कि उन्हें, उनके तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से उनके सोर्सेज बैठे हैं जगह जगह के अंदर, मिलिटेंट ग्रुप्स के अंदर सोर्सेज बैठे हैं। तो एक इनकी मीटिंग होनी थी, और होनी थी ग्राउंड के नीचे। कुछ लोग कहते हैं 8 स्टोरी नीचे होनी थी ग्राउंड के, लेकिन मैं नहीं सोचता कि 8 स्टोरी हो सकता है 3 स्टोरी नीचे हो। तो इसराइल ने प्लानिंग की क्यों, और वो प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से इसराइल पे चारों तरफ से अटैक किया जाए, सीरिया के रास्ते से, किसी और रास्ते से भी।
तो यहाँ पे उनके बड़े बड़े कमांडर आए हुए थे। और इसराइल ने क्या किया कि जो बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि रहायशी एरिया के नीचे काम करते हैं ये लोग जो है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, या हॉस्पिटल के नीचे अपने ऑफिस बनाए या किसी रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, उनको लगता है कि इसराइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, इसराइल रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर अगर अटैक करेगा तो यूएन के अंदर शोर बच जाएगा। लेकिन इसराइल ने इन चीज़ों की परवाह करनी छोड़ दी है। और इसराइल ने क्या किया, जब बिल्डिंग थी पहले तो उसके ऊपर के फ्लोर जितने थे उनको तहस नहस कर दिया। फिर इसराइल ने जो आसपास की बिल्डिंग थी उनको तोड़ दिया, उनको तबाह कर दिया, ताकि यहाँ से कोई भागना चाहे तो भाग ना पाए। सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि ये तो है नहीं कि पैदल जाएंगे या टूटी हुई बिल्डिंगों से ऊपर उठ के जाएंगे। ये लोग जाएंगे तो किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल के अंदर। तो उसके बाद इसराइल ने इनके ऊपर बम फेंके, और बम उस टाइप के हैं कि जो बम जमीन छत से घुसता है अंदर, घुस के नीचे घुस करके वो अंदर ब्लास्ट करता है, और अंदर जो भी होता है सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी टाइप के बम इसराइल ने इंडिया को दिए थे जब इंडिया ने बालाकोट की स्ट्राइक की थी। वो भी बम छत से घुसे, अंदर जाके एक्सप्लोड हुए, और अंदर सारे के सारे मिलिटेंट मारे गए थे। जो इसराइल ने इस टाइम पे बम यूज किया वो उस बम से डबल पावर का था। और उसके जब बम गिरने से जितने भी लोग थे, हमास के, हिजबुल्लाह के, उनके टॉप लीडरशिप, आर्मी के कमांडर, सबके सब मारे गए। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे इसराइल को अप्रिशिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को, उनकी अच्छा इंटेलिजेंस सूद को। सर, अभी जो अगर हम देखें जो ये मारा गया उसके बाद भारत में अलग तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई जगह पे ये भी देखा गया कि उसकी मौत का जश्न मनाया गया कुछ मुस्लिमों के द्वारा ही। दूसरी तरफ जो महबूबा मुफ्ती है वो जम्मू एंड कश्मीर में उसने अपने सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, वो रैलियां थी, वो स्थगित कर दी। तो ऐसा अलग अलग रिएक्शन देखने को क्यों मिल रहा है? देखिए, महबूबा मुफ्ती कोई इनके शिया के सपोर्टर नहीं है। उसने इसलिए वहां पे रैली निकाली, अपने प्रोग्राम भी कैंसिल किए। रैली इसलिए निकाली कि वहां पे इलेक्शन है, उसको शिया की वोट चाहिए वहां पे। मैं कश्मीर पे गया था कुछ महीने पहले, तो मैंने देखा कि जो वहां पे जगह जगह जहाँ पे आपके टूरिस्ट आते हैं वहां पे तो आर्मी खड़ी होती है, आर्मी के वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी होती हैं। लेकिन कई घरों के पास, कॉलोनीज के पास, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी थी। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे इसको क्यों खड़ा किया हुआ, क्या बात है? कहते यहाँ पे शिया रहते हैं। तो जो शिया है उन पे भी अटैक करते हैं सुन्नी जो पाकिस्तान के टेररिस्ट आते हैं सारे सुन्नी आते हैं। तो इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई। अब इलेक्शन के टाइम में महबूबा मुफ्ती को लगा कि मुझे तो इनकी वोटें चाहिए शिया की, इसलिए उसने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। अदरवाइज देखा जाए तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? कोई किसी मुस्लिम को प्रॉब्लम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, शिया मर गया। क्योंकि शिया सुन्नी के आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। मैं ईरान के अंदर रहा हूँ, मैं देखा ईरान के अंदर, जबकि ईरान इंडिया से प्यार करता है, हिंदुओं को प्रेम करता है, हिंदुओं से नफरत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को नहीं पसंद करता। तो और अगर आप जैसे दूसरी बात कह रहे हैं कि वो सीरिया के अंदर वहां पे जो सुन्नी है उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हिजबुल्लाह का मारा गया। देखिए, सीरिया के अंदर असद की गवर्नमेंट है, और असद की गवर्नमेंट को यूएस गिराना चाहता है सुन्नी की मदद से, और असद को प्रोटेक्शन देता है या उसको सपोर्ट करता है ईरान, और दूसरी कंट्री जो उसको सपोर्ट करती है वो है रशिया। इसीलिए वहां पे सुन्नी ने सेलिब्रेट किया कि एक शिया मारा गया, हिजबुल्लाह मारा गया। क्योंकि हिजबुल्लाह के लीडर के मारने के साथ साथ लेबनान को छोड़ करके आप सीरिया के अंदर जो असद की गवर्नमेंट है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। और टर्की का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सीरिया के अंदर। वो अपनी वहां पे गाना गा रहा, वो अपनी चिट्ठियां लिख रहा है उस पर। सीरिया को दिक्कत ये है, जो टर्की को प्रॉब्लम यह है कि टर्की के अंदर आपके कर्डिश हैं जो टर्की की आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। कर्डिश जो है इस रीजन के अंदर सीरिया में है, इराक में है, ईरान में है, और टर्की में है। और वो टर्की से लड़ने को रहता है। ईरान के जो ये जो लोग हैं हिजबुल्लाह इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हिजबुल्लाह के नहीं, आपके शिया भी नहीं, वो दूसरे, वो एक्चुअली, चलिए छोड़िए। तो टर्की का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, अपनी गेम खेल रहा है उसके अंदर। और यहाँ पे क्या है कि जब ईरान के जो सीरिया के अंदर अगर कोई गड़बड़ होगी तो यूएस को, रशिया को कूदना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि असद की गवर्नमेंट वहां पे गिरे। तो अब क्या है कि जो यहाँ पे हिजबुल्लाह की डेथ हुई है या हिजबुल्लाह मारा गया, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है,
लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्री की, अच्छा, कोई मुस्लिम कंट्रीज की बात करें सूद सर, वहां पे ओआईसी की मीटिंग भी बुलाई गई थी ईरान के द्वारा, जो भी जितने भी देश थे उनके द्वारा। तो क्या ये जो आसपास के जो भी कंट्रीज वहां पे उसमें है, जैसे पाकिस्तान हो, टर्की और भी जितनी भी कंट्रीज हो, क्या ये हिमाकत करेंगी अब इजराइल से पंगा लेने की या उस पर हमला करने की? इस मीटिंग का क्या परिणाम होगा? देखिए, मीटिंग एक रेजोल्यूशन पास करेगी, अटैक को कंडेम करेगी जो इसराइल ने अटैक किया, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जितनी भी आपकी ओआईसी कंट्री है, 57 कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, और जितनी गल्फ की कंट्री है, सारी इम्पैक्ट होती हैं जो इसराइल और हमास का या इसराइल और हिजबुल्लाह का वार चल रहा है। क्योंकि उनको चिंता ये है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, उनका ट्रेड ना डिस्टर्ब हो, उनका ऑयल ना बिकना बंद हो जाए, क्योंकि अगर वार होगा तो उनको ऑयल बिकने में दिक्कत हो जाएगी। तो वो तो अपनी अपनी कंट्री को इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले क्या था कि यूएस ने एक अब्राहम एग्रीमेंट किया था यूएई के साथ मिलकर के, यू और इसराइल के उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करा दिए थे। उसके अंदर सऊदी का भी रोल था, यूएस का तो था ही। उसके बाद अब जो सेनेट कमेटी है यूएस की, वो सऊदी के क्राउन प्रिंस पे प्रेशर डाल रही थी कि आप इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करो। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशन की तो बात कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिश करें, लेकिन इससे तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। उसने कहा, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सद्दात थे, उसके बाद का एक था, तो उसके मर्डर कर दिया गया। मर्डर तब किया कि जब उसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अडॉप्ट किए, बनाने शुरू कर दिए। तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने उसका मर्डर कर दिया। तो कहता है कि यहाँ तो मेरा ही मर्डर हो सकता है, तो आप मुझे क्या दोगे रिटर्न? कहता है, आप मुझे सिक्योरिटी दोगे? तो अमेरिका ने कहा यस, सिक्योरिटी देंगे। कहते हैं, इकोनॉमिकली आप मुझे क्या बेनिफिट दोगे? तो वो उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उनका तेल हमेशा तक तो चलेगा नहीं। तो सऊदी इस टाइम पे अपने आप को एक डिफरेंट रूट पे लेके जाना चाह रहा है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि अब जितनी भी गल्फ कंट्री है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रही है। देखिए, एक रोड बनने की बात थी, एक ट्रेड रूट की बात थी, इंडिया टू यूएई, यहाँ से सी के थ्रू सामान जाएगा और उनके पोर्ट पे जाकर के वो सामान जाएगा यूएई से सऊदी अरबिया के अंदर। सऊदी अरबिया से सामान जाना था इसराइल में, इसराइल के पोर्ट के ऊपर, वहां से ग्रीस में, और ग्रीस से यूरोप के अंदर। ये रूट बनाया जा रहा था स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि इंडिया का सामान या ट्रेड यहाँ से यूरोप के अंदर जा सके और वहां से ट्रेड आ सके। तो इससे सबको बेनिफिट था। लेकिन ये जो रूट ये डिस्टर्ब हो गया जब से हमास और इसकी लड़ाई शुरू हो गई इसराइल की, जिसके अंदर चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब क्या है कि जो जितनी भी गल्फ की कंट्रीज है, कोई वार नहीं चाहता, सब पीस चाहती है, और इनकी कंपल्शन है कि इनको हमास को भी सपोर्ट करना पड़ता है या इनको हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो लोग इनके ऊपर टारगेट करना शुरू करते हैं। लेकिन जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं, कोई वार नहीं चाहती, कोई लड़ नहीं सकती, इनके पास कोई बड़ी आर्मी भी नहीं है। जो सबसे पहले बड़ी आर्मी हुआ करती थी वो होती थी इजिप्ट के पास या सीरिया में। दोनों के दोनों की आर्मी इस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है जब से इनका इसराइल के साथ 1967 का वार हुआ, और इसराइल ने इनको उस टाइम पे बड़ी पूरी तरह हरा दिया था, जैसे आज इसराइल इनको टारगेट कर रहा है। तो ये जो गल्फ की कंट्रीज है या ओआईसी की एक स्टेटमेंट जाएगी, खत्म, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। चलिए, आशा यही करते हैं कि आगे चल के ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए और यहीं पे ये चीजें खत्म हो जाएं, और जो भी लोग आतंकवादी संगठन है उनका खात्मा तो खैर सभी देशों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि कोई अपने आप को आतंकवादी संगठन बताता नहीं है, सब अपने आप को हीरो बताते हैं कि हम किसी न किसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं। पर देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत 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 धन्यवाद सूद सर, सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।